हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंग्लिश का यह है पार्ट 3 और इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 30 सितंबर के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर मॉडल वर्ब फिल करनी है। आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट ब्लैंक्स, यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज। आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज, मैंने हैवी पैकेज कैरी किया हुआ है, लिया हुआ है और इसको डिलीवर करने के लिए हेल्प चाहिए ब्लैंक्स, यू ओपन द डोर फॉर मी, तो मेरे लिए डोर ओपन कर दोगे प्लीज। देखो, जब भी कभी रिक्वेस्ट की जाती है तो वहां पर हम फ्यूचर की वर्ब भी फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यू के पहले आ जाए विल, तो विल यू ओपन द डोर फॉर मी, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्या तो मेरे लिए डोर खोल दोगे, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब भी कभी साथ में प्लीज ऐड हो, प्लीज ऐड है, इसका मतलब ये हुआ कि उस रिक्वेस्ट को और पोलाइट बना दिया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर दिए, तो ऐसे केस में कुड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज, तो सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा कुड। अब शैल है, फ्यूचर की यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर प्लीज ऐड है, उसको पोलाइट बना दिया गया है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज़ करते हैं, तो शैल गलत हो जाएगा। और थर्ड है शुड सजेशन के लिए यूज़ किया जाता है या फिर चाहिए वाली मीनिंग के लिए, तो यहाँ पर सजेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और फोर्थ है माइट पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है और पॉसिबिलिटी की यहाँ पर कोई बात नहीं की जा रही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन भी कैंसिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड कुड। नेक्स्ट है, चूज द मोर सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर डिटर्मिनर फिल करना है। द हॉस्टेस आस्क्ड द शेफ आर देयर ब्लैंक्स रोटीज फॉर द गेस्ट। हॉस्टेस ने शेफ से पूछा आर देयर डैश रोटीज फॉर द गेस्ट, गेस्ट के लिए रोटी हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस यहाँ पर ब्लैंक में फिल करके पता चलेगा कि रोटी हैं कम ज़्यादा, वो पता करना है। पहला ऑप्शन है लिटिल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, मतलब ना के बराबर चीज़ के लिए लिटिल यूज़ किया जाता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गेस्ट के लिए एक भी रोटी ना हो। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कम ज़्यादा कैसी हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है ऐसा तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड है इनफ का हिंदी में मतलब होता है पर्याप्त, तो यहाँ पर ये इनफ आ सकता है कि आर देयर इनफ रोटीज फॉर दी गेस्ट, क्या गेस्ट के लिए पर्याप्त रोटी हैं, ये हो सकता है इसका आंसर। थर्ड है मच यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोटी को काउंट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर मच नहीं आएगा। और फोर्थ है फ्यू भी ना के बराबर चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी ना हो। लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क हुआ, मिल्क के पहले लिटिल लगा देंगे, लिटिल मिल्क, क्योंकि मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं उनके पहले आएगा फ्यू, जैसे फ्यू बुक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनफ। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको सिक्वेंस में अरेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे कि जो पहली लाइन है उसको पता कर लें और फिर बाकी ऑप्शंस में से नेग्लेक्ट करेंगे। पहला है, पहली लाइन यहाँ पर दी गई है, स्किलफुल वर्कर्स बिल्ड सिटीज अराउंड दीज टेम्पल्स। स्किलफुल वर्कर्स हैं, सिटीज बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, अराउंड दीज टेम्पल्स, तो दीज एक प्रोनाउन है, दीज टेम्पल्स अगर ये प्रोनाउन है तो इसके पहले टेम्पल के बारे में कुछ और बात की जानी चाहिए, तभी तो उसके लिए दीज यूज़ किया गया है। दीज टेम्पल मतलब वो टेम्पल, तो कौन से टेम्पल ये यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा है, तो ये पहली लाइन नहीं हो सकती। सेकंड है, द मियान्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, ये इसकी पहली लाइन हो सकती है क्योंकि ये सब्जेक्ट हो गया दी मियान्स मैनी गॉड्स में बिलीव करते थे, ये हो सकती है पहली लाइन सेकंड वाली। और थर्ड है, हाउएवर इट वाज डिफिकल्ट, देखो इट है, स्टार्टिंग में ये इट आ गया है और कभी भी सीक्वेंस की पहली लाइन प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होती है, या फिर इस तरह से बोला हो कि उस प्रोनाउन के बारे में कुछ पहले बताया गया हो,
तो इट के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो ये वाली पहली लाइन नहीं हो सकती। और फोर्थ, दे बिल्ट द लार्ज टेम्पल, तो ये भी दे एक प्रोनाउन है, तो ये भी इसकी पहली लाइन नहीं होगी क्योंकि दे प्रोनाउन है। तो इसकी पहली लाइन हो जाएगी सेकंड वाली, सेकंड। अब ऑप्शन में से नेग्लेक्ट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले नंबर पे 1, लेकिन पहली लाइन तो ये सेकंड वाली है, तो ये गलत। और सेकंड ऑप्शन में लिखा है 4, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड में 3 लिखा हुआ है, तो ये भी कैंसिल। अब बचा ये लास्ट ऑप्शन फोर्थ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे आएगी सेकंड वाली, फिर आ जाएगी फोर्थ, फिर 1 वाली और फिर थर्ड लाइन। ये इसका राइट सीक्वेंस हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। जो हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है उसके लिए सेम मीनिंग वाला चारों ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। द न्यू इंजीनियर एट द वर्क साइट वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन 2 शेक्स। यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है ये 2 शेक्स। द न्यू इंजीनियर, जो नया इंजीनियर है, एट द वर्क साइट पर वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम था इन 2 शेक्स। 2 शेक्स का हिंदी में मीनिंग होता है बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, मिनटों में, इस तरह से। तो इसके सेम मीनिंग वाला चारों ऑप्शंस में से देखना है हमें। पहला है विथ वेरी डिफिकल्टी, बहुत परेशानी से सॉल्व करता था, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 शेक्स का मतलब ये नहीं होता है, बहुत जल्दी वाला मीनिंग हमें देखना है। सेकंड है वेरी एंथुसियास्टिकली, ये भी गलत हो जाएगा। वेरी हैंडी, ये भी गलत है। और फोर्थ वेरी क्विकली, क्विकली का मतलब जल्दी ही होता है, वेरी क्विकली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वाला। फिफ्थ है चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू 1। ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको मर्ज करना है एक सेंटेंस में, और इस तरह से कि बेस्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है वो सेम रहे, वो बदले ना चारों ऑप्शंस में से। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, क्वाइट का मतलब होता है बहुत। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, हम सब ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया। वी मिस द फर्स्ट लोकल ट्रेन, फिर भी पहली लोकल ट्रेन मिस कर दी। तो ऑप्शंस में से इस सेम मीनिंग वाला हमें देखना है। पहला है ऑल्दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली। देखो ऑल्दो का मतलब होता है, ऑल्दो का हिंदी मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। तो हालांकि हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया था, फिर भी फर्स्ट लोकल ट्रेन मिस कर दी, तो ये इसका आंसर हो सकता है पहला वाला। देखो ऑल्दो या फिर दो, ऑल्दो या दो सेम यूज कर, यहाँ पर स्पेस नहीं है, पिछले वाले में देख लेते हैं। दो लिखा हो या फिर ऑल्दो, इन दोनों का मतलब सेम होता है, हालांकि या फिर यद्यपि। और इनके बाद जब भी ये लिखे रहते हैं तो इनके बाद कोई एक सेंटेंस रहता है, फिर बीच में या तो कॉमा लगेगा या फिर उस कॉमा की जगह पर लिखा होगा येट, और फिर दूसरा सेंटेंस लिखा होगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो या दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, हालांकि ऐसा, फिर भी ऐसा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका। और बीच में या तो कॉमा आएगा या फिर येट आएगा। अब यहाँ पर ऑल्दो के बाद यहाँ पर बीच में कॉमा लगा हुआ था, तो इस कॉमा का मतलब सेंस क्या निकला था, फिर भी। हम सब ने बहुत, हालांकि हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, फिर भी फर्स्ट लोकल ट्रेन मिस कर दी, ये हो सकता है इसका आंसर। सेकंड है दो, ये हो सकता है, ठीक है। दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, अब यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है बट, लेकिन इसके बाद बट नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। या तो कॉमा होता या फिर येट लिखा होता या फिर कॉमा, तो ये गलत हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड में एज वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, जैसे ही हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, तो ये तो सेंस भी नहीं निकल रहा है जैसे ही, यहाँ पर हालांकि वाला सेंस निकलेगा। और फोर्थ है व्हेनेवर, जब कभी भी हमने बहुत जल्दी स्टार्ट किया, इस तरह से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट वाला येट। देखो येट को दो तरीके से यूज,
येट को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक, या तो ये कंजक्शन हो, कंजक्शन अगर ये येट है तो इसका मतलब होता है फिर भी, और येट को एक और तरीके से यूज कर सकते हैं एडवर्ब, और जब एडवर्ब होता है येट तो इसका मतलब होता है अभी तक। जब भी येट कंजक्शन होगा तो इसका मतलब होता है फिर भी, और जब भी ये एडवर्ब होगा तो इसका मतलब होता है अभी तक। जैसे अभी तक, जैसे बोलें कि ही स्लीपिंग येट, वह अभी तक सो रहा है, ही इज स्लीपिंग येट। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई, स्लीपिंग, और उसको क्वालिफाई कर रहा है ये येट, वह अभी तक सो रहा है, इस तरह से। तो येट के दो तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर कंजक्शन फिल करना है। दी विलेजर्स वर अनेबल टू डिसाइड द केस ब्लैंक्स, दे वेंट टू द पंचायत टू टेक अ डिसीजन। दी विलेजर्स, विलेजर्स केस को डिसाइड करने में अनेबल थे, सक्षम नहीं थे। दे वेंट टू पंचायत, वे पंचायत चले गए। टू टेक अ डिसीजन, डिसीजन लेने के लिए वे पंचायत चले गए। पहला ऑप्शन है देन, देन का मतलब होता है तो। सेकंड है सो दैट, सो दैट एक कंजक्शन ही है, लेकिन सो और दैट साथ में नहीं आते हैं। सो और दैट अलग अलग यूज किए जाते हैं। पहले सो आता है, फिर कुछ सेंटेंस का पार्ट रहता है, और फिर दैट यूज किया जाता है। हिंदी में इनका सेंस निकलता है इतना, सो का मतलब होता है इतना, और दैट का की, और बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट रहता है। इसका एग्जाम्पल देखें तो ही इज सो इंटेलिजेंट दैट he will not fail in the exam। he is so, देखो so और फिर ये that, बीच में कुछ सेंटेंस का पार्ट है, एक साथ नहीं लिखा गया है। अब so का मतलब होता है इतना, और that का की। वह इतना इंटेलिजेंट है, ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है, दैट ही विल नॉट फेल, कि वह फेल नहीं होगा एग्जाम में। तो इस तरह से सो और दैट को अलग अलग यूज किया जाता है, साथ में यूज नहीं किया जाता है। थर्ड है बट, बट का हिंदी में सेंस निकलता है परंतु या लेकिन। अगर यहाँ पे बट लिखें तो केस को डिसाइड करने में विलेजर्स अनेबल थे, लेकिन वे पंचायत चले गए। तो ये तो सेंस भी नहीं निकल रहा है कुछ, तो ये नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन है सो, सो का हिंदी में सेंस निकलता है इसलिए। तो अगर यहाँ पे सो लिखते हैं तो विलेजर्स केस को डिसाइड करने में अनेबल थे, इसलिए वे पंचायत चले गए डिसीजन लेने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड गिवन ब्लू। हाईलाइटेड वर्ड का अपोजिट मीनिंग बताना है। वी लिसनड एज ही बिगिन टू एग्जेग्रेट हिज टेल्स। यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड है एग्जेग्रेट। पीडीएफ में हाईलाइट होके आता है जिस वर्ड का वो मीनिंग पूछते हैं, लेकिन अगर कभी हाईलाइट नहीं है तो मीनिंग निकाल के पता लगाना पड़ेगा कि कौन से वर्ड का पूछा जा रहा है। यहाँ पर एग्जेग्रेट का पूछ रहे हैं, अपोजिट मीनिंग। वी लिसनड, हमने सुना था, एज ही बिगिन टू एग्जीक्यूट हिज टेल्स, वैसे ही जैसा हमने सुना था वैसे ही उसने अपनी, एग्जीक्यूट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना। बड़ा चढ़ाकर बताना, जैसे सुना था वैसा ही उसने बड़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दिया। तो इसका अपोजिट बताना है एग्जेग्रेट का। चारों ऑप्शंस में से देखें तो हमें इसका अपोजिट मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन अंडर स्टेट से। अंडर स्टेट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, संक्षिप्त करना, या फिर किसी चीज को बहुत कम करके बताना। तो एग्जीक्यूट मतलब होता है बड़ा बढ़ाकर बताना, अंडर स्टेट मतलब बहुत कम करके बताना। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडर स्टेट। और ड्रामेटाइज देखें, ड्रामेटाइज मतलब होता है नाटक करना, और एनविजन मतलब होता है कल्पना करना, और एम्बिलिश
ये इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये शायद अगर गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह होना चाहिए एम्बिलिश, अगर बाई चांस ये गलत है तो। अगर ये एम्बिल सी है तो आई डोंट नो, अगर ये एम्बिलिश है तो उसका मतलब होता है अलंकृत करना, शोभा बढ़ाना। इसका राइट आंसर है ये फोर्थ, अंडरस्टेट। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। प्रीपोजिशन फिल करना है। मैनी पीपल बिगिन देयर 30, ये एज की बात की जा रही है, 30s में। कंप्लीट कंट्रोल देयर लिव्स। मैनी पीपल शुरू करते हैं 30s, कंप्लीट कंट्रोल देयर लिव्स, अपनी लाइफ का। तो देखो यहाँ पर अगर सेकंड वाले ब्लैंक्स में देखें तो कंप्लीट कंट्रोल लिखा हुआ है, और लाइफ, तो लाइफ का कंप्लीट कंट्रोल इस तरह से बोलते हैं, तो इस सेंस में यहाँ पर का यूज किया जा रहा है, का। और का इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफ, तो सेकंड वाले ब्लैंक से हम इसका आंसर निग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑफ हमें यहाँ से मिल रहा है केवल सेकंड वाले ऑप्शन में, ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा ऑफ, और पहले वाले ब्लैंक्स में आ जाएगा इन। मैनी पीपल, बहुत से लोग अपनी लाइफ का कंप्लीट कंट्रोल 30s में स्टार्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन, और सेकंड वाले में ऑफ। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ है अगेंस्ट, अगेंस्ट विपरीत के सेंस में यूज किया जाता है, तो लाइफ के कंट्रोल विपरीत सेंस, तो ये कुछ हो भी नहीं रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और थर्ड लिखा हुआ है फॉर, फॉर के बाद कंप्लीट नहीं आ सकता है, कुछ भी आता है तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगी रहती है फॉर के बाद, और यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा। और लास्ट है आउट ऑफ, तो आउट ऑफ कंप्लीट कंट्रोल देयर लिव्स, तो तब तो स्टार्ट करेंगे नहीं 30s में आउट ऑफ कंप्लीट कंट्रोल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। पहले वाले में जाएगा इन और सेकंड वाले में ऑफ। 9th क्वेश्चन है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। एरर बतानी है। दीज शीट्स आर टू वॉश। देखो इसके पिछले वाले वीडियो में 2 रूल बताए थे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इन दोनों रूल से ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एरर बतानी है इसमें। पहला ऑप्शन है दीज आर शीट्स टू वॉश्ड। अब देखो ये टू लिखा हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये वॉश्ड लिखा हुआ है, वॉश्ड थर्ड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वॉश, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड में देखें तो यहाँ पर भी टू के बाद वॉश्ड लिखा हुआ है, आना चाहिए टू वॉश, तो ये भी गलत। और दीज शीट्स आर टू बी वॉश, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। दीज शीट्स आर टू बी वॉश्ड, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है और पूरा स्ट्रक्चर भी सही है, तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रिराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बदलना है, ये पैसिव वॉइस में दिया गया है। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अब देखो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा कुछ बाय करके लिखा होगा, तो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि अननोन ऑब्जेक्ट रहा हो, अननोन सब्जेक्ट रहा होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। शुड मॉडल वर्ब होती है और मॉडल वर्ब के स्ट्रक्चर में जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है, सेम रहती है। मतलब शुड यूज किया जा रहा है तो उसकी एक्टिव वॉइस में भी शुड होगा और पैसिव वॉइस में भी शुड ही होगा। तो मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट रहा होगा एक्टिव वॉइस में, वो सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब प्लस बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा नहीं हुआ है तो हम ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में से मान लेते हैं कि वन इज कीपिंग, वन शुड कीप, तो हमें वन मिल रहा है ऑप्शंस में से। देखें तो यहाँ पर लिखा होगा वन, इसे हम लिख लेते हैं ताकि चेंज कर सकें। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन, इस तरह से लिखा होगा, तो इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हम इस एक्टिव वॉइस में बदलना है। इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखेंगे जो कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है वन, तो वन लिखेंगे वन, फिर मॉडल वर्ब यहाँ पर है शुड,
वन शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये केप्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कीप। कीप और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है वो, सब्जेक्ट है यहाँ पर प्रॉमिस, तो यहाँ चेंज होगा तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वन शुड कीप और फिर लास्ट में जाएगा प्रोमिसेस। वन शुड कीप प्रोमिसेस, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मॉडल वर्ब के साथ ये एक रूल और होता है कि जैसे टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसी तरह से मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। जैसे ये शुड लिखा हुआ है, शुड हुआ, कुड हुआ, कुछ भी मॉडल वर्ब होगी उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इस वाले का ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। व्हेन जॉन डैश एट द यूनिवर्सिटी इन 2010, 2010 की बात की जा रही है, मतलब ये पास्ट है, पास्ट टेंस में है ये। मिस्टर रिचार्ड डैश देयर फॉर 20 ईयर्स, ये भी पास्ट टेंस में है 20 ईयर्स से, तो ये पास्ट टेंस की बात यहाँ पर भी की जा रही है। और ऑप्शंस में से भी चेक करें तो एनरोल्ड, हैड टॉट, हैड बीन, टॉट, सभी ऑप्शंस में पास्ट की ही वर्ब यूज की जा रही है। तो इसके पहले ही वीडियो में बताया था कि जब भी पास्ट टेंस में कोई दो सेंटेंस एक साथ आते हैं, एक साथ उनमें काम किया जा रहा है पास्ट टेंस में, तो उनमें से जो सेंटेंस पहले हो रहा है उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो उसके बाद होता है उसे लिखते हैं सिंपल पास्ट में। मतलब जो पास्ट तो है ही और उसके बाद और डबल पास्ट है, तो वो ये हो गया, पहले हुआ है जो वो डबल पास्ट हो गया, उसे लिखते हैं पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसे लिखते हैं सिंपल पास्ट में। तो यहाँ से ऑप्शंस में ये लिखा हुआ है एनरोल और फिर टॉट, मतलब हमें एनरोल और टॉट के लिए यहाँ पर टेंस लगाना है। एनरोल की फर्स्ट फॉर्म होती है, एनरोल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है एनरोल, एनरोल मतलब होता है नामांकन। और ये टॉट है, टॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है टीच, और सेकंड होती है टॉट, और थर्ड भी होती है टॉट। इसी तरह से एनरोल फर्स्ट होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म एनरोल्ड और थर्ड फॉर्म भी एनरोल्ड ही होती है। तो व्हेन जॉन एट द यूनिवर्सिटी 2010, जब 2010 में जॉन ने यूनिवर्सिटी में नामांकन किया, एनरोल किया, तब मिस्टर रिचार्ड वहाँ पर 20 साल से पढ़ा चुके थे। तो इन दोनों सेंटेंस में पहले कौन सा सेंटेंस हो रहा है, पढ़ा चुके थे, 20 साल से पढ़ा चुके थे, तब जाके जॉन ने, मतलब जॉन ने बाद में उसमें एनरोल किया। तो पहले से वो पढ़ा चुके थे वहाँ पे, तो ये डबल पास्ट वाला सेंटेंस हो गया, पहले ये हो रहा है तो इसको लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और बाद में उसने नामांकन किया तो ये होगा सिंपल पास्ट में। ये सेंटेंस को पढ़ के पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा पहले हो रहा है। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट की वर्ब लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच के लिए टीच, टॉट और टॉट। और यहाँ सिंपल पास्ट यूज किया जाएगा। सिंपल पास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो एनरोल फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है एनरोल्ड। तो पहले वाले ब्लैंक्स में जाएगा एनरोल्ड ये ऑप्शन से, और सेकंड में जाएगा हैड टॉट, ये हैड टॉट, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। देयर डैश मैनी ऑब्जेक्शंस टू द न्यू बिल। देखो यहाँ पर देयर लिखा हुआ है और देयर प्लूरल के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्शंस भी लिखा है, एक ऑब्जेक्शन की बात नहीं की जा रही है, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं, मैनी ऑब्जेक्शंस, तो ये भी प्लूरल ही हुआ, तो हमें यहाँ पर प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगानी पड़ेगी। पहला ऑप्शन है हैज सिंगुलर के लिए लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड आर प्लूरल के लिए यूज कर लेते हैं, ये हो सकता है इसका आंसर। थर्ड है वॉज सिंगुलर के लिए लगाते हैं और प्लूरल के लिए लगाते हैं वर, तो ये थर्ड वाला भी कैंसिल। और फोर्थ है इज, तो इज सिंगुलर के लिए लगाते हैं तो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा आर। देयर आर मैनी ऑब्जेक्शंस टू द न्यू बिल। नए बिल में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं। 13th है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल्स यहाँ पर फिल करने हैं। डैश डॉग इज अ लॉयल एनिमल। लॉयल मतलब होता है एक ईमानदार जानवर। और बट डैश कैट इज सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब केवल अपने बारे में ही सोचती है कैट। तो यहाँ पर किसी एक डॉग या किसी एक कैट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पूरी कैटेगरी की बात की जा रही है, पूरी प्रजाति की बात की जा रही है। और जब भी किसी प्रजाति की बात की जाती है तो उस केस में आर्टिकल यूज करते हैं द। यहाँ पर ए, वैसे अगर द यूज नहीं करते तो ए लगाते या फिर एन लगाते, लेकिन यहाँ पर किसी एक डॉग एक कैट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर पूरी कैटेगरी पूरी प्रजाति की बात की जा रही है कि डॉग लॉयल होते हैं और कैट सेल्फ सेंटर्ड होती है, इसलिए प्रजाति के लिए यहाँ पर द लगाएंगे। तो पहले वाले ऑप्शन में भी द आ जाएगा और सेकंड वाले में भी द। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14th है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाने हैं। ही डिड इट डैश फॉर देयर सर्विस। यहाँ पर डिड लिखा हुआ है। डिड पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू फर्स्ट, और सेकंड होती है डिड, और थर्ड होती है डन मतलब करना, काम करने के लिए यूज करते हैं। डू मतलब होता है करना। तो डिड है, डिड सेकंड है मतलब ये सिंपल पास्ट का टेंस है। ही डिड इट, उसने यह किया। यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करना है फॉर देयर सर्विस, अपनी सर्विस के लिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। कृतज्ञता तो उसने यह किया कृतज्ञता में। कृतज्ञता ऑप्शन से चेक करते हैं। ग्रेटिट्यूड के लिए ओवर यूज नहीं करते हैं। ओवर मतलब कुछ ज्यादा ही कृतज्ञता इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन ओवर यहाँ पर यूज नहीं होगा। ओवर प्रीपोजिशन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। फ्रॉम ग्रेटिट्यूड से ये भी यहाँ पर नहीं लगेगा। ऑफ का तो कृतज्ञता में का वाली तो कोई बात ही नहीं की जाती। और इन कृतज्ञता में ये हो सकता है यहाँ पर कि ही डिड इट इन ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सर्विस। उसने यह किया कृतज्ञता में अपनी सर्विस के लिए, अपनी सर्विस के लिए कृतज्ञता में उसने यह किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन ग्रेटिट्यूड। 15th है चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यहाँ पर लगानी है। ही इज इंडल्जिंग। इंडल्ज मतलब होता है इन्वॉल्व होना या फिर सम्मिलित होना। सम्मिलित होना या फिर इन्वॉल्व होना कह सकते हैं। ही इज इंडल्जिंग इन, यहाँ पर प्रीफिक्स लगाना है। लीगल एक्टिविटीज एट नाइट एंड विल बी कॉट बाय द पुलिसमैन। कॉट मतलब पकड़ लेना, पुलिस कॉट बाय द पुलिस सून, पुलिस के द्वारा जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। कॉट मतलब होता है पकड़ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की कैच। तो यहाँ पर हमें यहाँ प्रीफिक्स लगानी है। लीगल लिखा हुआ है, ये तो जनरली बोलने में भी आता है कि लीगल एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। तो लीगल के पहले हमेशा इल प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जितने भी प्रीफिक्सेस है उन्हें याद ही करना पड़ता है। तो जितने भी ऑप्शंस में प्रीफिक्सेस यूज किए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वाले ऑप्शन में आ जाएगा इल। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में पंचुएशन साइन लगाने हैं। यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सैड डैड। ये नरेशन का सेंटेंस है और नरेशन में दो स्पीच होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को कैसे पहचानते हैं? इसमें इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस लिखा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा होता है, इसमें दैट लिखा होता है। दैट से दो सेंटेंस को जोड़ा गया होता है। तो यहाँ ऑप्शन से भी चेक करें तो इन्वर्टेड कॉमा वाले ऑप्शंस ही मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। और यहाँ बीच में कहीं दैट भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का नहीं है, ये डायरेक्ट स्पीच का है। अब डायरेक्ट स्पीच में भी दो पार्ट होते हैं। एक तो सैड करके कुछ लिखा होता है पहले, सैड, और उसके बाद फिर कॉमा आता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में कुछ दूसरा पार्ट लिखा होता है सेंटेंस का इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो ये सैड वाले पार्ट को कहते हैं
रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। लास्ट में ईडी लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब ऑप्शन से चेक करें, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है सैड वाला पार्ट, ये इस इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट के पहले भी लिख सकते हैं या फिर इसके बाद में भी लिख सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में ही बाद में लिखा हुआ है सैड डेड, तो बाद में लिखा है तो भी सही रहता है। अब ऑप्शन से यहाँ देखते हैं, पहले ऑप्शन में यू विल नॉट, फिर बीच में कॉमा लगा दिया है, यहीं पे गलत हो गया क्योंकि बीच में कॉमा नहीं आएगा वर्ब के बीच में, क्योंकि पूरा एक सेंटेंस चल रहा है, वर्ब के बीच में कॉमा नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड है यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट, ठीक है, और कॉमा भी है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी लिखा हुआ है, और बाद में है सैड डेड, ये सैड डेड हो जाएगी रिपोर्टिंग स्पीच और ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। तो ये वाला सही स्ट्रक्चर है, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है, यहाँ थर्ड में यू विल नॉट गो, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो थर्ड वाला भी कैंसिल। और फोर्थ है, फोर्थ में यू विल, यहाँ पर भी एक कॉमा है और पार्क के बाद भी एक कॉमा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 17th है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वॉइस चेंज करनी है, पैसिव वॉइस में बनाना है या एक्टिव वॉइस में दिया गया है। एक्सेंचर एम्प्लॉयज 3000 पीपल। एक्सेंचर क्या कोई संस्था होती है जो कि लोगों को एम्प्लॉय करती है, तो यहाँ पर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है, ईएस या फिर एस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट है ये एक्सेंचर, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो लास्ट में ये एम्प्लॉय के लास्ट में एस लगा हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये एक्सेंचर है सब्जेक्ट और एम्प्लॉयज वर्ब हो जाएगी और 3000 पीपल ये है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर होता है सिंपल प्रेजेंट का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है जो कि ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये सब्जेक्ट, फिर इज, आर या फिर एम, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद बाय प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में चेंज होते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट था 3000 पीपल, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, 3000 पीपल स्टार्टिंग में आना चाहिए, 3000 पीपल ये हो सकता है, 3000 पीपल ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, 3000 ये एक्सेंचर लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, फोर्थ में एक्सेंचर लिखा है तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद आएगी वर्ब, इज आर एम में से कुछ, 3000 पीपल प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर यूज होता है, इसके बाद आएगा आर, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब सेकंड में लिखा है आर, ठीक है आर आ गया, इसके बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की थर्ड फॉर्म होती है लास्ट में ईडी लग जाता है, तो एम्प्लॉयड ये इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, उसके बाद बाय और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट जो कि है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो एक्सेंचर लास्ट में आ जाएगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला 3000 पीपल, फिर ये आर, एम्प्लॉयड, बाय और फिर ये एक्सेंचर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज डैश लव एंड केयर एंड दैट डैश हिम फील सिक्योर। यहाँ पर एवरी लिखा हुआ है तो जब भी किसी सेंटेंस में एवरी, ईच या फिर एवरी या आइदर या फिर नाइदर, जब भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ ईच, एवरी या फिर आइदर या नाइदर लगे होते हैं तो उनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं उनके साथ। तो यहाँ पर एवरी लिखा हुआ है तो इसके साथ एवरी चाइल्ड, चाइल्ड भी सिंगुलर ही है और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो इन ब्लैंक्स में सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी। अब ऑप्शन से देखें तो पहले ऑप्शन में क्या नीड, नीड यहाँ पर वर्ब यूज की जा रही है, इज नीडिंग, नीड, नीड्स,
तो इस वाले ब्लैंक में नीड की करेक्ट फॉर्म लगानी है। और इज मेकिंग, मेक, मेक्स, तो यहाँ पर मेक के अकॉर्डिंग मतलब मेक वर्ब की सही फॉर्म लगानी है सेकंड वाले ब्लैंक में। एवरी चाइल्ड, नॉर्मल और अदरवाइज, नॉर्मल हो या फिर अदर कोई भी, उनको ज़रूरत होती है लव और केयर की, जो कि उन्हें सिक्योर फील कराता है। मेक हिम फील सिक्योर, जो कि उन्हें सिक्योर फील कराता है। सिंगुलर वर्ब लगानी है। फर्स्ट ऑप्शन है डज नीड, तो डज नीड, डज इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। और अगर ये इंट्रोगेटिव में नहीं लगा रहे हैं, अगर इसको वर्ब की तरह ले रहे हैं डज को, तो डज और नीड एक साथ नहीं आता है, ये डज और नीड यहाँ पर नहीं आएगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड है इज नीडिंग। इज नीडिंग कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि एवरी चाइल्ड को ज़रूरत हो रही है ऐसे, लेकिन ये एक स्टेटमेंट दी जा रही है, वो तो हर एक बच्चे को होती है ज़रूरत, तो हमें एक स्टेटमेंट देनी है, कंटिन्यूअस वाली बात नहीं की जा रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। इज नीडिंग यहाँ पर नहीं आएगा और ना ही इज मेकिंग आएगा, तो ये कैंसिल। और थर्ड में लिखा है नीड। नीड होती है प्लूरल वर्ब, लेकिन हमें सिंगुलर वर्ब लगानी है, तो ये थर्ड वाला भी कैंसिल। और फोर्थ में लिखा है नीड्स, ये सिंगुलर वर्ब होती है, तो नीड में लग जाएगा एस, और मेक्स यहाँ पर लग जाएगा एस, तो फर्स्ट वाले में जाएगा नीड्स और सेकंड में मेक्स। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19th है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। वर्ब लगानी है इसमें। किरण प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी बट लेटर ही। किरण ने प्रॉमिस किया, मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया, बट लेटर पर बाद में वो, बाद में क्या, बैक हो रहा है, तो बाद में वो पीछे हट गया, इस तरह से लगाने पड़ेगी। यहाँ पर प्रॉमिस्ड लिखा हुआ है, अब ये प्रॉमिस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। तो अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, तो प्रॉमिस के पहले कुछ होना चाहिए था हेल्पिंग वर्ब, नहीं है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्रॉमिस्ड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल सिंपल पास्ट में यूज की जाती है, सारे टेंसेज में केवल सिंपल पास्ट में ही यूज की जाती है। तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस हो गया, तो उसी हिसाब से हमें इस वाले ब्लैंक्स में भी वर्ब लगानी पड़ेगी। पहला है बैक ऑफ। बैक क्या है, बैक, ये बैक ऑफ हो सकता है, लेकिन बैक फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल। और सेकंड है बैक्ड इन। बैक्ड इन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि बैक्ड इन, ईडी तो ठीक है सही लगा हुआ है, लेकिन इन नहीं आएगा क्योंकि बैक होके वापस इन होना ऐसा नहीं हो रहा है, वह पीछे हट गया बाद में, इस तरह से बताना है, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड लिखा हुआ बैक्ड आउट, इसका मतलब होता है पीछे हट जाना, तो किरण ने मेरी हेल्प करने का प्रॉमिस किया पर बाद में वो पीछे हट गया, क्योंकि ही लिखा है, किरण ही लिखा है इसलिए बोल रहे हैं पीछे हट गया, तो बैक्ड आउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ है बैकअप। बैकअप भी नहीं होगा क्योंकि बैकअप तो डेटा के लिए आता है जो मोबाइल वगैरह में लेते हैं, तो ये फोर्थ भी नहीं होगा, इस वाले ऑप्शन में जाएगा बैक्ड आउट। 20 है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स फिल करने हैं। डैश सुपर मून ऑकर्स व्हेन डैश मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट डैश सेम टाइम इट इज फुल। या देखो सुपर मून की बात की जा रही है, और सुपर मून कोई ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही बार एक ही चीज होती हो, सुपर मून तो कई बार हो जाता है, तो इसके पहले दा तो आएगा नहीं, तो इस वाले ऑप्शन में दा नहीं आ सकता है, ए या एन में से कुछ आएगा, ए या एन में से, दा नहीं आएगा। अब सुपर है तो सुपर को कैसे हिंदी में सा से लिखते हैं, सा एक व्यंजन है, तो इसके पहले आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा ए। सुपर मून ऑकर्स व्हेन, कब होता है सुपर मून, जब मून की ऑर्बिट अर्थ के क्लोज होती है, अर्थ के पास होती है, और मून की ऑर्बिट की बात की जा रही है, तो मून के लिए तो दा ही लगाते हैं, तो सेकंड वाले ब्लैंक्स में आ जाएगा दा। तो हम ए और दा सबसे पहले देख लेते हैं, ए और दा ये हो सकता है, ए और दा हो सकता है, और ये थर्ड वाला नहीं हो जाएगा क्योंकि पहले वाले में दा नहीं आएगा, और फोर्थ भी कैंसिल। अब ये लास्ट वाले ऑप्शन में फिल करना है, सेम टाइम इट इज फुल, तो यहाँ पर ए आ सकता है लेकिन ए नहीं आएगा क्योंकि ये सेम टाइम किस टाइम की बात की जा रही है, उस टाइम की बात की जा रही है जब मून की ऑर्बिट अर्थ के सबसे क्लोज होती है, तो यहाँ पर टाइम को स्पेसिफाई कर दिया है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं आएगा, यहाँ पर भी द ही आएगा, तो लास्ट वाले ऑप्शन में भी द आ जाएगा, द मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये थे 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।